वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए जिमी। तो कहानी की शुरुआत में हम लैला नाम की लेडी को देखते हैं जो सुबह उठकर जल्दी से ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करती है। फिर वो अपनी सास को ब्रेकफास्ट करवाती है और फिर उनको दवाई खाने को कहती है। साथ ही वो ये भी बता देती है कि मैंने लंच भी रेडी कर दिया है, आप टाइम से खा लीजिएगा। इसके बाद वो जाती है हारमोनियम सीखने के लिए, जहाँ उसे अपने मास्टर से थोड़ी सी डांट भी सुनने को मिलती है क्योंकि लैला घर पे सही से प्रैक्टिस नहीं कर रही थी हारमोनियम बजाने की मतलब। तो लैला भी बहाना करते हुए कहती है वो क्या है ना सर, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर मास्टर जी कहते हैं कि मैंने कहा था कि अगर तुम अगले महीने की फी भी मुझे इस मंथ एडवांस में दे दो तो अच्छा रहता, मुझे कुछ काम है। लैला कहती है 2-4 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। अब हारमोनियम क्लास लेने के बाद लैला वापस से अपने घर आ जाती है और अपने पति को जगाती है कि उठिए जी, काम पे जाने का टाइम हो गया है। लैला अपना लंच पैक करके अपने ऑफिस के लिए फिर निकल जाती है, मगर रास्ते में वो सोनार की दुकान पे भी रुकती है। वहाँ वो कुछ सोने के गहने देखती है तो दुकानदार कहता है आपने जो एडवांस दे के रखा था इयररिंग के लिए वो कब का रेडी भी हो चुका है, तो आप एक काम कीजिए, पूरे पैसे देकर उसको ले जाइए। और यहाँ पर वो लैला की थोड़ा इंसल्ट भी कर देता है क्योंकि काफी महीने हो गए थे और लैला बस आज और कल ही कर रही थी। दुकानदार कहता है कि देखिए आप बता दीजिए, अगर आपको नहीं लेना तो मैं किसी और को दे दूंगा। लैला कहती है मैं कल पक्का ले लूंगी, आप मेरी इयररिंग को किसी को मत दीजिएगा। इसके बाद लैला को स्टूडेंट्स की स्ट्राइक देखने को मिलती है जो कि कोटा को हटाकर मेरिट की बेसिस पर सिलेक्शन करने को कह रहे होते हैं। इसके बाद लैला जाती है अपने ऑफिस। दोस्तों लैला जो है ना वो बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड में काम करती है। अब ऑफिस में एंटर करते ही प्रबीर नाम का उसका एक फ्रेंड पूछता है कि आज इतना लेट कैसे हो गया। तो लैला अपना दोष नहीं देती कि मैं सुनार की दुकान पे टाइम पास कर रही थी, बल्कि वो ये कह देती है कि स्टूडेंट्स स्ट्राइक की वजह से रोड ब्लॉक था इसलिए लेट हो गया। तब लैला को उसके बॉस अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि परिमल बाबू का न्यूज तो आपको मिल गया होगा। तो लैला कहती है हाँ, सुन के बहुत बुरा लगा। इसके बाद बॉस कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आपको परिमल बाबू का काम भी संभालना होगा, आपको रिकॉर्ड रूम देखना होगा। लैला सोच में पड़ जाती है कि मेरे तो पहले से इतने सारे काम है, मैं रिकॉर्ड रूम की जिम्मेदारी कैसे लूं अब। पर उसके बॉस लैला की थोड़ी तारीफ कर देते हैं कि इस ऑफिस में आप ही सबसे अच्छी एम्प्लॉय हैं, आपके अलावा मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। लैला भी गुब्बारे की तरह फूल जाती है और हाँ कर देती है। दूसरी ओर हम लैला के हस्बैंड आजाद को देखते हैं जिसे फैक्ट्री पहुंचने के बाद पता चलता है कि उनकी कंपनी बंद हो गई है। दरअसल ये कंपनी एमपी के ब्रदर इन लॉ की थी। कल एमपी के लोगों ने स्टूडेंट्स पे हाथ उठाया था, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने फैक्ट्री में तोड़ फोड़ की, इसीलिए अचानक फैक्ट्री पे ताला लगा दिया गया है। इससे अब आजाद परेशान हो जाता है क्योंकि आज ही उसको पेमेंट मिलने वाला था, ऊपर से उसकी 3 महीने की सैलरी पेंडिंग भी थी और अब अगले 2-3 महीने तक फैक्ट्री खुलने का नामो निशान नहीं होता, जिससे आजाद हो जाता है परेशान कि अब क्या करूं। इधर हम लैला के ऑफिस में देखते हैं कि एक आदमी अपना कोई काम करवाने के लिए आया होता है, मगर उससे घूस मांगी जा रही होती है। तो लैला उससे कहती है मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, लेकिन किसी को मत बताना, फ्री में, वो भी बिना घूस लिए मतलब। दरअसल दोस्तों लैला को पैसों की किल्लत की अच्छी समझ है, इसीलिए वो दूसरे लोगों की भी मदद करना चाहती थी। फिर जब ऑफिस टाइम ओवर हो जाता है और सारे एम्प्लॉयज घर जाने लगते हैं, तब पियोन आकर लैला को ढेर सारे फाइल्स लाकर देते हुए कहता है कि बॉस ने कहा है इन सब की एंट्री करना रिकॉर्ड रूम में, जिस वजह से लैला को ओवर टाइम भी करना पड़ता है। और इस दौरान रिकॉर्ड रूम में लैला के हाथ लगती है दोस्तों एक बॉक्स, जिसके अंदर उसे 1-2 नहीं बल्कि 50 लाख रुपए मिलते हैं, जिसको देखकर लैला के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए, इसीलिए वो फिलहाल के लिए उस बॉक्स को वापस उसकी जगह पे रखकर छोड़ देती है। फिर डिनर टाइम पे लैला अपने हस्बैंड से कहती है मकान मालिक का कॉल आया था, वो अपने रेंट मांग रहे थे 3 महीने के, तो मैंने किसी तरह उनको ये कहकर लटका दिया कि चाचा जी मैं आपको याद कर रही थी क्योंकि आज मैं चिकन बना रही हूँ और मुझे पता है कि आपको चिकन कितना पसंद है, मैं भिजवाती हूँ आपको चिकन थोड़ी देर में। ये जानने के बाद आजाद पूछता है फिर तुमने उनको चिकन भिजवाया क्या, और अगर वहाँ भिजवाया तो मुझे क्यों नहीं दिया। इस पे लैला कहती है कि रेंट वाली बात को साइड करने के लिए मुझे अलग से उनके लिए थोड़ा सा चिकन बनाना पड़ा, मैंने हम लोगों के लिए चिकन नहीं बनाया क्योंकि उतने पैसे ही नहीं थे मेरे पास। वैसे आज तुम्हें पेमेंट मिलने वाली थी, उसका क्या हुआ। तो आजाद को झूठ बोलना पड़ता है कि मैनेजर के अंकल की मौत हो गई है, इसीलिए वो अपने अंकल की फैमिली के घर पे गए हुए हैं, कुछ दिनों के बाद जब वो आएंगे तो पेमेंट मिल जाएगी मुझे। तो दोस्तों लैला को टेंशन ना हो, इसीलिए आजाद उसे अपनी कंपनी के बंद होने वाली बात नहीं बताता। तब लैला पूछती है पेमेंट मिलते ही सबसे पहले तुम क्या करोगे। आजाद कहता है घर का रेंट भरूंगा और क्या, और राशन वगैरह लेकर आऊंगा। तो लैला कहती है और मेरे वो सोने के जो कान के हैं उनका क्या होगा, देखो इस बार अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो अच्छा नहीं होगा। तो आजाद उसको शांत करने के लिए कहता है कि अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे याद है कि इस बार तुम्हारे सोने के कान वाले भी दिलाने हैं तुम्हें। अब लैला अपनी सास को अच्छे से सुला देती है। दरअसल लैला की सास मूव नहीं कर पाती खुद से, तब तक आजाद भी सो जाता है और लैला को नींद नहीं आती, उसके दिमाग में तो वो 50 लाख ही घूम रहे होते हैं। अगले दिन की बात है दोस्तों, ऑफिस जाते लीला का कबीर नाम का एक कलीग उसको साइड में लेकर जाता है और कहता है कि लैला दी
एक बुरी खबर है। लैला तो डर जाती है। फिर कबीर आगे कहता है कि आपसे 2-3 महीने पहले मैंने 10,000 रुपए उधार लिए थे ना, वो मैं इस महीने भी वापस नहीं कर पाऊंगा। लैला कहती कोई नहीं, अगले महीने कर देना। तो कबीर कहता है कि अगले महीने भी नहीं कर पाऊंगा। तो लैला कहती कोई बात नहीं, कुछ महीने के बाद कर देना। तब कबीर कहता है कि दी आप समझी नहीं, मैं आपके पैसे वो दे ही नहीं पाऊंगा। आप सोचिए कि आपने वो पैसे दान कर दिए बस। अब ये सुनकर तो लैला का मुंह बन जाता है और वो कहती ठीक है, मैंने दान कर दिया, ओके, तुम परेशान मत रहो। एंड तभी कबीर अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर उसको देते हुए कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर दोनों भी हंसने लगते हैं। अब वहाँ से कबीर के जाते ही डॉली आपा लैला के पास आती है और कहती है दरअसल मैं अपने बेटे के नाम पे बैंक में स्कीम के तहत पैसे जमा करवा रही हूँ। तुम्हें तो ये बात मैंने बताई दी थी। दिक्कत दरअसल ये आ गई है कि उसकी इंस्टॉलमेंट भरने के मेरे पास पैसे नहीं है इस बार, और वो स्कीम अगले महीने मैच्योर होने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो खराब हो जाए। इसलिए मुझे मुंह खोलकर कहना पड़ रहा है कि अभी जो कबीर ने तुम्हें पैसे दिए ना, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? मुझे अभी इसकी जरूरत है। इस पे लैला का फिर से मुंह बन जाता है, पर वो किसी को भी ना नहीं बोल पाती। उसमें मतलब सबकी मदद करने की अच्छाई होती है। खुद पैसे की कमी होने के बावजूद वो पैसे डॉली आपा को दे देती है। अब उसने सुनार वाले से भी वादा किया था कि आज पूरे पैसे देकर कान का जो सामान है वो लेके चली जाऊंगी। इसलिए वो लंच टाइम में सुनार की दुकान में जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि देखो कुछ और दिन रुक जाइए, मेरे हस्बैंड के पैसे मिलते ही मैं आपको दे दूंगी। और सुनार को पहले से पता था कि आज भी लैला वही बेवकूफ बनाएगी कि कल दे दूंगी, इसलिए उसने वो इयररिंग किसी और ग्राहक को बेच दिए होते हैं। अब जब इस बारे में लैला को पता चलता है तो वो सुनार से थोड़ी बहस भी कर लेती है कि मैंने आपको एडवांस पैसे दे रखे थे ना, तो आपने मेरे डिजाइन किसी और को कैसे दे दी? सुनार भी भड़क जाता है और कहता है कि ये लीजिए, आपके एडवांस पैसे नहीं चाहिए, आपने आज से 6 महीने पहले एडवांस दिए थे और तब से मुझे लटका के रखा हुआ है। अब तक सोने का दाम कितना बढ़ गया पता है? इससे तो मेरा लॉस ही हो रहा है। अब उस वक्त दुकान पर कस्टमर्स भी होते हैं तो उनके सामने लैला की बेइज्जती हो जाती है। वो रोते हुए जाती है अपने ऑफिस और उस बॉक्स में से ढेर सारे पैसे निकाल कर चुपके से वापस सुनार की दुकान में आती है और वहां से अपनी पसंद की ढेर सारी गहने कैश में खरीद लेती है। सुनार तो देखता रह जाता है और हैरान कि अचानक इसके पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए। पर उसे तो वैसे भी अपने सोने की बिक्री से मतलब था, तो वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और चुपचाप उसको उसकी पसंद के गहने दे देता है। अब रात में जब आजाद घर आता है तो शॉक्ड, क्योंकि उसकी वाइफ तो सोने के गहनों से सजी होती है। अब आजाद को देखकर लैला थोड़ी इतराती भी है और कहती देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने 10 लाख में लिए ये गहने। आजाद के पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और तब लैला हंसते हुए झूठ कह देती है कि तुम भी नहीं पहचान पाए ना, अरे बुद्धू ये नकली है। और तब जाकर आजाद राहत की सांस लेता है और फिर लैला की जी भर के तारीफ भी करता है। अब आजाद के सो जाने के बाद लैला क्या करती है दोस्तों कि 50 लाख में से 10 लाख के उसने गहने खरीद लिए थे, बाकी के 40 लाख वो अपने हारमोनियम के अंदर छिपा के रख देती है। दूसरे दिन हम लैला के ऑफिस के 2 एम्प्लॉयज को ऑफिस की छत पे आपस में बात करते हुए देखते हैं। पहला एम्प्लॉय कहता है कि बताओ परिमल बाबू को भी यही टाइम मिला था मरने का, ऊपर से वो इंडिया जाकर मर गया, हमें तो उसके इंडिया जाने से पहले पैसे ले लेने चाहिए थे। तो इस पे दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि वो बीमार था, इलाज करवाने के लिए इंडिया गया था, उस वक्त मुझे ये थोड़ी पता था कि वो मर जाएगा। तभी छत पे पियोन आ जाता है और बताता है कि मैंने परिमल बाबू की वाइफ और बेटी से बात कर ली है। उनका कहना है कि वो घर पे कोई पैसे नहीं लाए थे और न ही इन सब के बारे में उन्हें कुछ बताया गया है। हम मरने से पहले उन्होंने अपनी बेटी से सिर्फ ये कहा था कि ऑफिस की सारी चीजें रिकॉर्ड रूम में संभाल कर रखी हुई है। इधर हम लैला को देखते हैं। ऑफिस में आते ही डॉली आपा उससे कहती है वाह आज तो तुम कुछ अलग ही चमक रही हो, खैर ये लो तुम्हारे पैसे वापस। दरअसल उस दिन स्ट्राइक की वजह से बैंक बंद था, फिर मैंने अपने पैसे जुगाड़ कर लिए थे। तो लैला कहती नहीं नहीं आप पैसे रख लो, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आपके बेटे के लिए मतलब। डॉली हैरान हो जाती है कि कोई अपने पैसे वापस लेने से इनकार कैसे कर सकता है। अब उसे थोड़ी पता था कि लैला के हाथों पैसों से भरा बॉक्स लग गया है, तो फिर ये 10,000 रुपए उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं। अब रात की बात है दोस्तों, आजाद को तो नींद आ रही होती है, पर लैला की नींद तो खुशी के मारे उड़ चुकी थी। वो आजाद से पूछती है कि आज तक मैंने तुमसे कोई महंगी चीज मांगी है क्या? नहीं मांगी ना, कभी घड़ी बंगला फॉरेन ट्रिप कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। दरअसल मैंने कभी भी समंदर नहीं देखा था, मेरा बड़ा मन कर रहा है समंदर देखने का। आजाद कहता है ठीक है पैसे आ जाने दो, फिर अगले साल तक देख लेंगे। मगर लैला कहती है मुझे अब और इंतजार नहीं होगा, हम एक काम करते हैं परसों कॉक्स बाजार चलेंगे। आजाद की सारी नींद उड़ जाती है, कहता है पागल हो गई हो क्या, यहाँ से कॉक्स बाजार कितना दूर है पता भी है, हम एक दिन की प्लानिंग में कैसे जाएंगे? तो लैला कहती है वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, तुम सिर्फ ऑफिस से छुट्टी ले लेना। पर आजाद फिर कहता है कि एक दिन पहले छुट्टी अप्रूव नहीं होगी। दरअसल दोस्तों उसकी तो कंपनी बंद पड़ चुकी है, वो छुट्टी ना मिलने का बहाना इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है अभी वेकेशन पर जाने के लिए। ऊपर से वो ये भी कह देता है कि अभी देश का माहौल सही नहीं है, सेफ नहीं होगा हमारा बाहर घूमना। लैला गुस्सा हो जाती है तो फिर आजाद को हाँ कहना ही पड़ता है। फिर क्या था दोस्तों, लैला अगले ही दिन अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड इस बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बने, तो उन्हें ऑफिस की ओर से एक टूर ऑफर हुआ है, इसलिए हम कॉक्स बाजार जा रहे हैं, इस वजह से मुझे परसों से छुट्टी चाहिए। और इस पर लैला के बॉस भी सेम बात कहते हैं कि अभी तो देश की हालत ठीक नहीं है, हर जगह स्ट्राइक वगैरह हो रहे हैं, सेफ नहीं है माहौल। तो लैला कहती है आने जाने का इंतजाम भी मेरे हस्बैंड की कंपनी ने सही कर दिया है, फिर भी बॉस नहीं मानते।
तो लैला थोड़ी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है कि मैं तो जल्दी छुट्टी भी नहीं लेती, अपना सारा काम टाइम पे करती हूँ, और जब मुझे छुट्टी चाहिए होती है तो आप बहाना कर रहे हैं बताओ। तब जाकर बॉस उसे छुट्टी दे देते हैं, जिससे लैला की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। लेकिन वैसे ही उसको उदास भी होना पड़ता है, क्योंकि उसको जेबी परिवहन से कॉल आता है कि आपके जो टिकट्स कटवाए थे कॉक्स बाजार के लिए, वो देश के खराब माहौल की वजह से कैंसिल हो गया है। हम अपनी बस सर्विस कुछ टाइम के लिए बंद कर रहे हैं, आप काउंटर पे आकर अपने पैसे रिफंड कर सकती हैं। काफी देर तक मुंह लटकाकर सोचने के बाद लैला जाती है कबीर के पास और उसे ढाका के लिए फ्लाइट टिकट करने को कहती है। देश की बिगड़ी हालत की वजह से टिकट के दाम भी काफी महंगे हो जाते हैं। 2 टिकट्स की कीमत होती है 36,000 रुपए। फिर भी लैला बिना एक बार सोचे कबीर से कहती है बुक कर दो, और सुनो इस बारे में किसी से कोई बात मत करना, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज दे रही हूँ हमारी एनिवर्सरी की खुशी में। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को लगाती है कॉल और उससे पूछती है कि आपको ऑफिस से छुट्टी मिली क्या, तो वो इनकार कर देता है। और तब लैला उससे कहती है कि दरअसल मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला है, इसलिए ट्रिप का सारा खर्चा मेरे ऑफिस वाले उठाएंगे। ये बात हजम करने में हालांकि आजाद को थोड़ी दिक्कत तो होती है कि सरकारी बिजली विभाग कब से टूर पैकेज देने लगे अपने एम्प्लॉयज को, वो भी इस हालत में जब देश की अर्थव्यवस्था इस तरह है, हर जगह किसी न किसी बात को लेकर स्ट्राइक्स हो रही है। पर लैला के कहने पर वो उसकी हर बात पर यकीन कर जाता है। अगले दिन की बात है दोस्तों, लैला के ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज रिकॉर्ड रूम को अच्छे से चेक करते हैं पैसों की तलाश में। उनको एक बॉक्स तो मिल जाता है, पर जब वो बॉक्स खोलते हैं तो निराश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ पुराने पेपर्स के रद्दी पड़े होते हैं जिसे चूहों ने कुतर दिया था। वहीं यहाँ घर पर लैला ने सलमा नाम की एक मेड को हायर किया हुआ था अपनी गैर मौजूदगी में अपनी सास की देखभाल करने के लिए। तो जाने से पहले वो सलमा को सारे रूल्स बता देती है कि कब सास को क्या चाहिए, कब कैसे चाहिए। इधर टकलू और चोटी वाले 2 गुंडों ने बिजली विभाग के पियोन को दर दबोचा होता है। उन्होंने पियोन की बुरी तरह से पिटाई की होती है। दरअसल वो पैसों के बारे में जानना चाहते थे, मगर पियोन को सच में नहीं पता कि पैसे गए तो गए कहाँ। वो एक पुरानी सी बिल्डिंग से उसे नीचे फेंकने की धमकी देकर भी पैसों के बारे में पूछते ही रहते हैं, और ना चाहते हुए भी टकलू गुंडे के हाथ से पियोन गलती से सच में नीचे गिरकर मारा जाता है। फिर जैसे ऑफिस वालों को पियोन की मौत की खबर लगती है तो वो उसके घर पर जाते हैं, जहाँ डॉली आपा कबीर से कहती है कि मैं पहली बार पियोन के घर आई हूँ और इतना बड़ा घर देखकर मैं तो हैरान रह गई, आखिर उसने पियोन होते होते इतना शानदार घर कैसे बना लिया। कबीर कहता है कि हो सकता है खानदानी अमीर हो, तो डॉली कहती नहीं, अंदर औरतें बातें कर रही थी कि 2 साल पहले ही उसने घर बनवाया, पक्का वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व था जिसकी वजह से उसकी जान गई। इधर लैला पहुंच चुकी होती है कॉक्स बाजार के बीच में, जहां उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो खूब एंजॉय कर रही होती है समुद्र की लहरों को। वहीं आजाद अभी भी परेशान है, क्योंकि उसके पास होटल बुक करने के लिए पैसे नहीं होते। तो वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके कुछ पैसे उधार मांगता है, तो उसका दोस्त यह कहकर फोन कट कर देता है कि यार तुम लोग ऐसी सिचुएशन में भी एयरप्लेन से कॉक्स बाजार चले गए और तुम्हारे पास होटल के लिए पैसे नहीं है, बताओ क्या मजाक कर रहा है। जिससे आजाद को समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तब उसके पास एक लोकल आदमी आता है और कहता है कि आप लोग जब यहाँ तक आए गए हो तो चलिए मैं आपको कुछ होटल दिखा देता हूँ। दरअसल वो एक एजेंट है दोस्तों, जिसे होटल वालों की तरफ से पैसे मिलते हैं कस्टमर्स को लाने के लिए। इसीलिए वो इन्हें एक शानदार होटल में लेकर जाता है, जहाँ घुसते इनको वेलकम ड्रिंक ऑफर किया जाता है। आजाद तो घबराया हुआ था ही इस होटल में आकर, वो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं। जेब में जब फूटी कौड़ी ना हो तो किसको पसंद होगा। पर लैला बताती है ये ड्रिंक फ्री में है, पी लो, टेंशन मत लो, हम इसी महंगे होटल में रहेंगे, मैं बिल अपने ऑफिस में जमा कर दूंगी, वो लोग पेमेंट कर देंगे, हमारी जेब से थोड़ी ना खर्च होगा। फिर रूम में जाने के बाद आजाद के अंदर का गरीब आदमी फिर से घबरा जाता है। यहाँ का मेन्यू देखकर यार, जहाँ आलू भरता 300 रुपए में मिल रहा होता है, आसपास कोई छोटा रेस्टोरेंट भी नहीं होता, खाना तो अब इसी होटल के किचन से ऑर्डर करना पड़ेगा। वो सोचता है कि पर ऑफर तो कर नहीं पाएंगे, पर लैला उसको फिर से चिंता ना करते हुए रिलैक्स करने को कहती है। फिर शाम में वो बाहर निकलती है अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए। दूसरी ओर ऑफिस में डॉली सबको मिठाई बांटती है, क्योंकि आज उन्होंने एसी खरीदा होता है अपने बेटे के लिए। हालांकि उसने एसी उन्हीं पैसों से खरीदा जो कि लैला ने लेने से इनकार कर दिए थे, पर बाकियों को ये लगता है कि अचानक डॉली पे इतने पैसे कहां से आ गए कि उसने एसी खरीद लिया, और उन गुंडों की नजर में भी वो आ जाती है। तो वो डॉली को अगवा करके काफी टॉर्चर करते हैं और 50 लाख के बारे में भी पूछते हैं, पर डॉली को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसे डराने के लिए गुंडे तो पहले डॉली की उंगली काट देते हैं, फिर एक हाथ की सारी उंगलियां काट देते हैं, पर डॉली बेचारी रोने के सिवा और कुछ कर नहीं पाती। वो रोती रह जाती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इधर रात में लैला नॉटी होते होते अपने हस्बैंड को सेड्यूस करती है और इंटीमेट होना चाहती है, मगर 2 मिनट में ही माहौल ठंडा पड़ जाता है, जिससे लैला का मूड ऑफ हो जाता है और वो कहती है चलो ये तो हुआ नहीं तुमसे, कम से कम साथ चल के कॉफी तो पी आते हैं बाहर से। मगर आजाद कहता है कि देखो बहुत थक चुका हूँ, तुम होकर आ जाओ। फिर आजाद सॉफ्ट से बेड पे घोड़े बेचकर सो जाता है। वहीं होटल के रेस्टोरेंट में लैला की मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड राणा से होती है। दरअसल पास्ट में दोनों का काफी तगड़ा वाला अफेयर था, दोनों ने घर छोड़कर भागने का भी प्लान बनाया था। लैला तो टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी, मगर राणा आया ही नहीं, इसीलिए
अब राना के सामने लैला फुल ऑन एक्टिंग करती है कि मेरे पति तो बहुत पैसे कमाते हैं, वो अभी भी फोन पे मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए मेरे साथ कॉफी पीने के लिए। फिर वो राना की वाइफ के बारे में पूछती है तो राना कहता है कि मैंने तो शादी नहीं की आज तक, और वो ऐसे दिखाता है जैसे कि वो लैला की याद में जिंदगी बस काट रहा है। पर लैला भी उसको ज्यादा भाव नहीं देती और अपने कमरे में चली आती है। अगली सुबह फिर से वो अपने हस्बैंड से कहती है बाहर घूमने चलते हैं, तो उसका हस्बैंड अभी भी यही कहता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, घर पे तो बस काम काम लगा रहता हूँ, कम से कम यहाँ तो नींद पूरी हो जाए। पर लैला यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आई, वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती है, इसीलिए वो निकल जाती है अकेले घूमने के लिए। वहीं आजाद ने उससे झूठ कहा था कि मुझे सोना है, वो तो मस्त टीवी देखकर टाइम पास करता है। इधर दोस्तों राना की फिर से लैला से मुलाकात हो जाती है और वो कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड अभी भी मीटिंग में बिजी होंगे राइट, तो चलो मैं तुम्हें घुमा ले आता हूँ। अब लैला यहाँ पर तो अकेली थी, वो किसी को जानती भी नहीं थी, इसलिए उसको राना के साथ जाना ही पड़ता है। फिर ये लोग साथ मिलकर काफी जगह घूमते हैं। इस दरमियान राना अपनी ओर से काफी कोशिश करता है लैला से माफी मांगने के लिए कि मुझे 9 साल पहले तुम्हें इस तरह अचानक छोड़ना नहीं चाहिए था, उस वक्त मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पाया, पर आज मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। वहीं लैला ऐसा प्रिटेंड करती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर उस दिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा होता तो मेरी आजाद से शादी नहीं हुई होती और मैं इतनी लग्जरी लाइफ कभी नहीं जीती। वो खूब सारी झूठी झूठी कहानी सुनाती है कि मेरे पति ने मुझे विदेश में यहाँ यहाँ घुमाया, वहाँ वहाँ घुमाया, बहुत ही रोमांटिक है मेरे लिए, कितना कुछ करते हैं। मगर फिर भी राना अपने पुराने प्यार का वास्ता दिलाकर लैला को अपनी लाइफ में दोबारा आने की रिक्वेस्ट करता है। तो वो पूछती है अगर मैं तुम्हें माफ करके तुम्हारी लाइफ में चली आई तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मुझे अपनाओगे, और मेरे पति का क्या होगा फिर? तो राना कहता है मुझे उतना नहीं पता, लेकिन अगर तुम अपने पति से दूर नहीं होना चाहती तो कम से कम मुझे भी खुद से दूर मत करो। दरअसल दोस्तों वो इनडायरेक्टली उसको अफेयर में लाना चाह रहा था। लैला ने 9 साल पहले तो राना से सच में प्यार किया था, ऊपर से राना बार बार कहता है कि तुम्हारी याद में मैंने किसी से शादी नहीं की, तो यहाँ लैला पिघल जाती है और दोनों शुरू हो जाते हैं। और हम यहाँ ये भी नोटिस करते हैं कि राना तो बस किसी भी तरह लैला के साथ इंटीमेट होना चाहता है, मगर लैला उसे हर बार टाल देती है। अब अगले दिन ये देखिए दोस्तों, लैला तो आजाद को घूमने के लिए पूछती ही नहीं, पर आज इस ट्रिप का आखिरी दिन होता है, इसीलिए वो उस लोकल आदमी के साथ घूमने के लिए चला जाता है जिसने इन्हें यहाँ होटल दिलवाया था। और नसीब से इनको रास्ते में लैला राना के साथ बाइक से रोड क्रॉस करते हुए दिख जाती है। वो आदमी आजाद से कहता है कि वो भाभी थी ना भैया, तो आजाद काफी शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, उसे तो बाइक पे चढ़ना भी नहीं आता, डर लगता है, वो भला कैसे हो सकती है। पर दोस्तों आजाद ने भी देख लिया था, वो तो बस ऐसी बातें करता है फिलहाल, इसलिए वो रात में लैला से ज्यादा बातचीत नहीं करता और अगले दिन तो इनको वापस घर जाना ही था। दूसरी ओर दोस्तों लैला की मास्टर जी जाते हैं लैला के घर और वहाँ वो सलमा को एक टकले के साथ देखते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और लैला कहाँ है? तब सलमा बताती है कि मैडम तो सर जी के साथ कॉक्स बाजार घूमने गई हैं, उन्होंने मुझे अपनी सास की केयर टेकिंग के लिए रखा हुआ है और ये मेरे भैया हैं जो मुझे दवाई देने के लिए आए हैं। पर असल में दोस्तों ये टकलू तो सलमा का बॉयफ्रेंड है। खैर मास्टर जी कहते हैं कि अच्छा, इसीलिए मैं सोचूं कि लैला आजकल आ क्यों नहीं रही है, अच्छा मुझे ना उसका हारमोनियम चाहिए था। तो दोस्तों सलमा अपनी पोल खुलने से बचने के लिए मास्टर जी को लैला की हारमोनियम दे देती है जिसमें लैला ने पैसे छुपाए थे। अब मास्टर जी उस हारमोनियम को लेकर जाते हैं स्ट्राइक में, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, पर हारमोनियम के अंदर पैसे भरे होने की वजह से हारमोनियम सही से बजता नहीं, इसलिए जब पुलिस दौड़ती है तो मास्टर जी उस हारमोनियम को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं, ये कहकर कि वैसे भी ये हारमोनियम खराब है, ठीक से बज नहीं रहा, क्या करना है इसको ले जाके। वहीं सलमा का बॉयफ्रेंड जो टकलू था वही गुंडा था दोस्तों, जिसने डॉली की सारी उंगलियां काट दी थी, वही था वो। पर उन्होंने डॉली को जहाँ छिपा के रखा था वहाँ पे भी पुलिस पहुंच जाती है, इसलिए वो चोटी वाला गुंडा डॉली को डरा धमका कर कहता है कि तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगर बाहर निकलकर तुमने किसी को हमारे बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे बेटे की मौत हो जाएगी। अब अगले दिन की बात है, लैला अपने घर आते ही जैसे ही डॉली की प्याज काटते वक्त सारी उंगलियां काटने की बात सुनती है तो वो डॉली से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ डॉली अपने बेटे के सामने तो यही कहती है कि नींद आ रही थी मुझे और मैं खाना पका रही थी और काम से लौटने के बाद मैंने गलती से अपने हाथ पे छुरी चला दी। पर फिर वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए अपने रूम में जाने के लिए कह देती है और इसके बाद वो लैला को होशियार रहने को कहती है। वो उसे सारी बातें सच बता देती है कि ऑफिस के बाद मुझे 2 गुंडों ने अगवा कर लिया था और वो मुझे 50 लाख रुपए के बारे में पूछ रहे थे, पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरी सारी उंगलियां काट दी। ये सुनने के बाद तो लैला को बहुत गिल्टी फील होता है कि पैसे मैंने चुराए और सजा बेचारी को हो गई। वहीं अगले दिन लैला जाती राना के साथ घूमने फिरने और आजाद उन दोनों को फॉलो करता रहता है। जब ये दोनों काफी नजदीक बैठकर चिपका चिपकी करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आजाद ये सबका वीडियो बना लेता है अपने फोन में। फिर वो जाती है अपने ऑफिस, वो भी रिक्शा करके। रिक्शा वाले के पास खुले पैसे नहीं होते तो लैला अपने ऑफिस के पाबीरदार को 500 देकर उनसे खुले पैसे लेकर रिक्शे वाले को दे देती है। उस 500 के नोट में कैपिटल ए लिखा होता है अलग से, जिससे प्रवीर समझ जाता है कि ये तो वही बॉक्स वाले पैसे हैं। अब अगले दिन ऑफिस के 3 लोग लैला को बैठाकर प्यार से
बॉक्स वाले पैसे मांगते हैं, पर वो अनजान बनने का नाटक करती है। रात में तो उसको बुरे सपने भी आते हैं जिसमें वो खुद को पैसों की कब्र में लेटा हुआ देखती है। साथ ही पियोन की आत्मा और डॉली ये कह रहे होते हैं कि हमारी क्या गलती थी, तुम्हारे किए की सजा हमें क्यों मिली। वहीं ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज उससे पैसे मांग रहे होते हैं, जिससे डर कर लैला जाग जाती है अपने सपने से और अपने पैसे एक बार चेक करना चाहती है कि सही सलामत है कि नहीं। पर बेड के नीचे हारमोनियम गायब होता है, जिससे लैला डरकर आजाद को बताती है कि मेरी हारमोनियम कहाँ है। तो वो कहता है कि आधी रात में हारमोनियम क्या हो गया, क्यों बजाना चाहती हो। अब उसे शक होता है कि उसके ऑफिस के वही 3 लोग पाबिर, नाटजुल या शाफिक में से ही किसी ने पैसे गायब किए होंगे, क्योंकि उन्हीं तीनों को लैला पे शक हो गया था और किसी को तो पैसों के बारे में पता नहीं था। पर अगले दिन लैला को दोनों गुंडे अगवा कर लेते हैं। वो उसे ट्रेन की पटरी पे बांधकर पैसों के बारे में पूछताछ करते हैं। जब तक पास वाली पटरी से ट्रेन क्रॉस नहीं हो जाती तब तक लैला अपना मुंह नहीं खोलती और फिर डर के मारे वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ पैसे मेरे पास थे। मगर साथ ही वो ये भी जानना चाहती है कि आप दोनों को पैसों के बारे में कैसे पता। तो वो बताते हैं कि उन पैसों में से 2% हमें मिलने वाला है। और तब लैला कहती है कि दरअसल वो पैसे तो थे मेरे पास पर वो खो गए और जब से मैं आई हूँ तब से केयरटेकर का फोन भी नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि उसी ने पैसे चुराए। अगर आप पैसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको 5% दूंगी। 50 लाख का 5 भी बहुत होता है। ये सुनकर उन दोनों गुंडों की आंखों में अलग सी चमक आ जाती है। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि पाबिर ने हमसे कहा था 10 लाख ही है, तो उसमें से वो 2% देने वाला था, पर ये तो 5% देने वाली है। तो टकलू लैला से कहता है कि 6% कर दो, जिससे मेरे पार्टनर और मुझे हम दोनों को 3-3 मिल जाएगा। वैसे आपके घर पे जो केयरटेकर काम कर रही थी उसका नाम क्या था? वो बताती है सलमा। अब सलमा का नाम सुनते ही टकलू तुरंत ही हिल जाता है और लैला को सलमा के घर लेकर जाता है, क्योंकि वो तो सलमा का बॉयफ्रेंड था। उसे घर का पता भी होता है। लैला यहाँ सलमा पे चोरी का इल्जाम लगाते हुए अपने हारमोनियम के बारे में पूछती है। तो सलमा कहती है कि मैडम मैं गरीब जरूर हूँ पर चोरी नहीं की। आपके हारमोनियम तो आपकी म्यूजिक टीचर लेकर गए थे। इस टकलू से पूछे, इसने खुद ही तो हारमोनियम गाड़ी तक पहुंचाया था, क्योंकि मास्टर जी से भारी हारमोनियम उठाया नहीं जा रहा था। तो इस पे लैला कहती कि मतलब मेरी नाम मौजूदगी में तुम दोनों ने मेरे बेडरूम में रास लीला रचाई। और फिर टकलू और सलमा उसके सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर लैला लगाती है कॉल मास्टर जी को, पर वो फोन नहीं उठाते। तब लैला को वापस ऑफिस जाना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस में एंटी करप्शन ऑफिसर मिस्टर खान आए होते हैं। दरअसल पियोन की मौत के बाद उनका भी ध्यान पियोन के शानदार घर पे गया, जिससे उन्हें समझ आ गया कि ऑफिस में काला धंधा चल रहा है, इसीलिए वो अच्छे से जांच करना चाहते हैं। तो वो लैला के पास आईफोन देखकर भी हैरान हो जाते हैं कि एक मामूली से एम्प्लॉय के पास 1.5 लाख का फोन कैसे। तब मिस्टर खान राना को ऑफिस में बुलाते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, ये है मेरी छोटी बहन लोनिया के हस्बैंड, जो कि डिटेक्टिव भी हैं। आगे की पूछताछ में ये भी शामिल रहेंगे। लैला तो चौंक जाती है, क्योंकि ना तो उसे अभी तक पता था कि राना पुलिस में है और ना ही ये कि वो शादीशुदा है। फिर हम मिस्टर खान और राना को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। खान कह रहा होता है कि यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम सस्पेंशन पे हो, तुम मेरी मदद करो इस केस को सॉल्व करने में, बस बदले में मैं तुम्हारा सस्पेंशन रिमूव करवा दूंगा। साथ ही अगले महीने हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन होने वाली है, तो उसमें नाम भी भेज दूंगा मैं। ऑफिस के बाद दोस्तों लैला तो राना से जमकर क्लैश करती है, पर राना अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहने लगता है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे डैड कितने स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी, मैं इस शादी से खुश नहीं था, मेरी वाइफ मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करती है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ। पर लैला उसके झांसे में अब नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि हर चीटर यही सब कहकर लेडीज को मैनिपुलेट करता है और यहाँ से वो उससे मिलना जुलना भी बंद कर देती है। वहीं ऑफिस वालों से जब पूछताछ की जाती है तो डॉली और कबीर को छोड़कर बाकी के स्टाफ यही बयान देते हैं कि हमें लगता है कि लैला ही पैसों का झोल कर रही है, क्योंकि वो पहले बहुत ही साधारण रहा करती थी, पर कुछ दिनों से उसके रंग ढंग बिल्कुल अलग ही है। वो बिल्कुल हाई क्लास लेडी की तरह बिहेव करती है। वहीं कुछ लोगों का कहना होता है कि लैला का पक्का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो राना नोटिस करता है कि लैला कबीर के साथ ज्यादा क्लोज है ऑफिस में, जिससे राना को जेलसी फील होती है और वो कबीर के बॉस से कहकर उसे सस्पेंड करवा देता है, ये कहते हुए कि कबीर सरकारी नौकरी करता है और सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करता है। बताओ, जबकि कबीर तो प्रोटेस्ट करता ही नहीं था, हालांकि उसके कुछ दोस्त प्रोटेस्ट जरूर कर रहे थे। वहीं लैला से भी मिस्टर खान काफी पूछताछ करते हैं कि जिस वक्त पियोन का खून हुआ आप कहाँ थी। तो वो कत्ल के इल्जाम में बचने के लिए कह देती है, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ कॉक्स बाजार ट्रिप पे गई हुई थी। साथ ही वो हस्बैंड की एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होने वाली स्टोरी भी यहीं चिपका देती है। पर मिस्टर खान क्रॉस चेक करके पता लगा लेते हैं कि आजाद का ऑफिस तो कब का बंद पड़ा हुआ है, तो उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कहाँ से मिलेगा। लैला को समझ आ जाता है कि उसके पति ने भी उससे झूठ बोला। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, दोनों गुंडे मास्टर जी को पकड़कर बेचारे की खूब पिटाई कर देते हैं। फिर वो वीडियो कॉल करके उनकी बात लैला से भी करवा देते हैं। मास्टर जी हारमोनियम की सारी स्टोरी लैला को सुना देते हैं कि कैसे वो हारमोनियम को छोड़कर रोड से भाग गए थे। तो लैला को तो मास्टर जी पे यकीन था ही। वो गुंडों को बहुत डांटती है कि तुमने उन बुजुर्ग आदमी पर हाथ क्यों उठाया। फिर वो तुरंत उनको रिहा करने को कह देती है, पर फिर भी वो गुंडे उन्हें नहीं छोड़ते। तब वहाँ पर राना आ जाता है और वो मास्टर जी को रिहा करवाकर दोनों गुंडों की अच्छे से खबर भी लेता है। डर के मारे दोनों सारा का सारा सच राना के सामने बक देते हैं। अब तक तो राना को 50 लाख के बारे में पता भी नहीं था,
पर जैसे ही वो 50 लाख के बारे में जानता है तो लैला को फिर से मैनिपुलेट करने के लिए पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं पूरे दिल से तुम्हें इस केस से बचाना चाहता हूँ, पर तुमने ऐसे ऐसे काम करके रखे हुए हैं कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। देखो, वो 50 लाख मुझे दे दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, तुम पे एक आंच भी नहीं आने दूंगा। और दोस्तों, इसी वक्त बांग्लादेश की सरकार गिर जाती है। सारा कमान सेना अपने हाथ में ले लेती है, जिसके बाद तो लैला को ऑफिस में उसके तीनों कलीग हरास करते हैं, ये कहकर कि हम वो पैसा नहीं खा पाए तो तुम्हें भी वो पैसा नहीं खाने देंगे। लैला कहती है अगर आप इस तरह से हरास करेंगे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। और तब उसको पता चलता है कि पब्लिक ने तो पुलिस स्टेशन ही खाली करवा दिया है, यानी कि उसकी मदद करने के लिए अब कोई नहीं है। अगर लैला पे केस हुआ घूसखोरी का तो तभी सॉल्व होगा जब नई सरकार आएगी, वरना सेना तो उससे जेल में चक्की पिसवाएगी। और तब लैला उन्हें बॉस को बताने की धमकी भी देती है। तो वो लोग क्या कहते हैं बताएं? तो आपको क्या लगता है मिस लैला कि बिना बॉस की मर्जी से हम ये सब कर रहे हैं? अब आगे देखते हैं। तो परेशान होकर लैला सारी बात अपने हस्बैंड को बताने जाती है। उसके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं बताना, क्योंकि मुझे तुम्हारे और राना के अफेयर के बारे में सब पता है और मैं रास्ते में नहीं आना चाहता। तुम चाहो तो उसके पास जा सकती हो। मेरा ये हाथ देख रही हो, उसी ने गुंडों से कहकर परसों तोड़वाया है। मेरी माँ है देखने के लिए, इसीलिए मैं मरना नहीं चाहता और तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आना चाहता। तो लैला भी रोने लगती है और कहती है नहीं, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। राना ने मुझे मैनिपुलेट किया था, पर सच में अब उसके सारे इरादे मुझे समझ आ गए हैं। अगर वो मुझे सच में प्यार करता तो 9 साल पहले मुझसे शादी कर लेता। उस वक्त तो उसने बड़े आराम से मुझे छोड़ दिया और अब वो मुझसे प्यार का नाटक कर रहा है, जबकि उसकी वाइफ भी है और इस बारे में उसने मुझसे झूठ बोला था। रोते रोते लैला फिर अपनी आखिर में ऑफिस से वो 50 लाख की चोरी वाली कहानी और पैसे खोने वाली बात की कहानी आजाद को बता देती है। तो आजाद कहता है कि तुमने ऑफिस से वो पैसे चुराए, पर वो पैसे आखिर थे किसके, इसका पता लगाने के लिए लैला रात में ही कबीर के साथ ऑफिस जाकर छानबीन करती है और उसे वो फाइल मिल जाती है जिसमें कैपिटल में ए लिखा हुआ था, जैसा कि नोट पे लिखा हुआ था। अब अगले दिन लैला मिस्टर खान को फाइल देते हुए बताती है कि एएसएन ग्रुप ने इस एरिया में एक फैक्ट्री खोली थी और उन्होंने एनवायरमेंट फ्रेंडली गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं किया, पर वो सारे लोगों को घूस दिलाकर अपना काम निकलवाना चाह रहे थे। अभी तक उस फैक्ट्री में बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है। बिजली कनेक्शन के लिए उन्होंने परिमल बाबू को 50 लाख रुपए दिए थे, जिसे आगे चलकर परिमल बाबू बाकी स्टाफ्स में बांटने वाला था, मगर उससे पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें इलाज के लिए इंडिया जाना पड़ा और वहीं पर उनकी मौत हो गई। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि आप मुझे चोरी के इल्जाम में जेल में डलवा दो, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा ये कि आप सारे फ्रॉड वाले डॉक्यूमेंट्स अगली सरकार को सबमिट करके अपनी नौकरी बचा सकते हो, क्योंकि अगली सरकार के आते ही वो पुराने सारे ऑफिसर्स को हटा देगी। तब मिस्टर खान डॉक्यूमेंट्स लेकर लैला को बचाने का वादा कर लेता है। इस तरह से लैला पैसे की चोरी वाले केस से तो बचकर निकल जाती है। दोस्तों, सारे ऑफिस स्टाफ्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, सिवाय लैला, डॉली और कबीर को छोड़कर। साथ ही आजाद ने लैला और राना की जो वीडियो क्लिप बनाई थी उसे लैला राना के साले साहब और वाइफ को सेंड कर देती है, जिससे राना की लाइफ की लग जाती है वॉट। साथ ही कबीर को जिस तरह से राना ने झूठे केस में सस्पेंड करवाया था, इसका बदला कबीर के दोस्त ने राना को पीट कर ले लिया होता है। आखिर में सलमा कॉल करके कहती है कि मैडम, आप हारमोनियम चोरी का इल्जाम मुझ पे लगा रही थी, पर मेरे मोहल्ले के 2 कचरा उठाने वाले लड़कों ने इसे रोड से उठाया। फिर वो हारमोनियम लैला के घर तक पहुंचा भी देती है, जिसमें बाकी के पैसे दोस्तों बिल्कुल सही सलामत होते हैं, जिससे लैला हो जाती काफी खुश और अब उसके पास कोई पैसे की तलाश में आने वाला भी नहीं। और इसी के साथ हो जाती है ये गोलमाल मूवी खत्म। बाकी आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।